नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं और हिंदी के बड़े ही इंपॉर्टेंट 10 नंबर लेके आए हैं। जी हाँ बच्चे, आपके गद्यांश पे आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये 10 नंबर का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों आपको एक गद्यांश दिया जाता है और इस गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 प्रश्नों के आपको क्या देने होंगे बच्चे, उत्तर देने होंगे। तो आप बच्चे देख रहे होंगे कि दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए बच्चे कि 5 प्रश्न होंगे। ये देखिएगा पूरा पैरा आपको दिया जाता है। आपको बच्चे 2 पैरा दिए जाएंगे, आपको चुनना होगा, आपको उसमें से मात्र एक ही करना होगा। आपको 2 पैरा दिए जाएंगे और दोनों नीचे 5-5 क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं बच्चे, जैसे कि ये देखिएगा, ये बच्चे देखिए 1 2 3 4 5, आपको इस प्रकार से 5 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि ये बच्चे 10 नंबर का सवाल होता है और 10 नंबर बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनको आप लिखने में कर देते हैं गलती, तो बच्चे आप गलती मत कीजिएगा, ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपसे कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक लिखना होता है। शीर्षक मतलब आपका पाठ का नाम लिखना होगा आपको बच्चे, और लेखक उसका किसने लिखा है ये लिखना होगा आपको। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ना देकर वो पूछ सकता है कि आपसे कि संदर्भ लिखिए बच्चे, तो आपसे वो पूछ सकता है कि इसका संदर्भ लिखिए। आपसे संदर्भ पूछ सकता है, कह सकता है कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर संदर्भ नहीं पूछेगा तो बच्चे आपसे पूछ लेगा दिए गए गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिएगा। तो हम बच्चे यही ट्रिक से याद करेंगे कि लेखक और शीर्षक के नाम हम कैसे याद रखें। अब हम बच्चे, टाइम तो बहुत कम है, अब हम बार-बार चैप्टर तो पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे आपको हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा बच्चे, अब हम कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। अब देखिएगा बच्चे, आपके बच्चे 4 चैप्टर हैं, आपके सिलेबस में इस समय 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा, आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। अच्छा, राष्ट्र का स्वरूप बच्चे किसने लिखा है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। अब हम कैसे याद रखें कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, तो बच्चे देखिएगा, हम सभी लोग क्या हुए, हम सभी लोग अपनी राष्ट्र की उन्नति के लिए किसके पास गए, तो वासुदेव जी के पास गए। हम सभी लोग अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए किसके पास गए, तो वासुदेव जी के पास गए। किसके पास गए, तो वासुदेव जी की शरण में गए। किसकी शरण में, वासुदेव जी की शरण में। हम सब अपनी राष्ट्र की उन्नति के लिए वासुदेव जी की किसमें गए, शरण में गए। तो वासुदेव जी ने कहा, वासुदेव जी ने हमसे कहा कि भाई राष्ट्र की उन्नति तुम खुद कर सकते हो। हमने कहा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा राष्ट्र की उन्नति तुम खुद कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अपने राष्ट्र का स्वरूप बदल दो। अपने राष्ट्र का स्वरूप बदल दो। याद रखना बच्चे, हम अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए वासुदेव जी के पास गए थे। वासुदेव जी ने कहा कि भाई तुम तो अपने हमारी शरण में क्यों आए हो, तुम तो खुद ही राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, तो राष्ट्र का स्वरूप बदल दो। अब देखिए बच्चे, आपको पैरा बिल्कुल नहीं याद करना है, आपको बार बार नहीं पढ़ना है, इतना समय नहीं, आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका सॉरी, अगर आपके पास ये शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र के स्वरूप वाले पाठ से ही गद्यांश लिया गया है। जैसे कि राष्ट्र, जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि भूमि और मातृभूमि। आपको अगर ये शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पाठ से लिया गया है। आप देखिएगा बच्चे, आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं। अगर आपको कहीं भी गद्यांश में ये शब्द मिले, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको जैसे कि हम दिखाते हैं, ये वाला पैरा दिखाते हैं आपको कि ये देखिएगा बच्चे, ये देखिएगा, ये देखिए, जैसे कि इसमें देखिए राष्ट्र लिखा है। अब आपको ये राष्ट्र शब्द मिल गया तो हम देख लेंगे कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो हम देखेंगे ये किस पाठ से लिया गया है। देखो बच्चे, देखिएगा, हाँ अब देखिएगा, राष्ट्र शब्द आया है, राष्ट्र शब्द आया है, तो राष्ट्र शब्द आपको जहां भी मिलेगा आप समझ जाएंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। आप समझ जाएंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ऐसे देखिएगा, अशोक के फूल में आपको कौन कौन से शब्द ढूंढने होंगे, जैसे कि अगर आपको फूल मिले, पुष्प मिले, अशोक मिले, कालिदास या रविंद्रनाथ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि अशोक के फूल नाम के चैप्टर से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम कैसे याद रखें कि अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो आपको देखिएगा बच्चे, मान लो कि हम एक फूल के बाग में गए, हम एक फूल के बाग में गए, तो वहां कितने फूल होंगे, क्या 1-2 फूल होंगे, नहीं, वहां तो भाई हजारों फूल होंगे। कितने फूल होंगे, हजारों फूल होंगे। तो अशोक के फूल के
के लेखक कौन है? अशोक के फूल नाम का चैप्टर के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके लेखक हैं। अशोक के फूल यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। याद रखिए बच्चे, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पास गए थे। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब बच्चे आपको कौन कौन से शब्द देखने होंगे? तो आपको अगर कोई फूल मिले, पूरे पैरा में अगर फूल मिला, आपको पुष्प मिला या अशोक मिला या कालिदास मिला या रविंद्रनाथ मिला, तो आप समझ जाएंगे बच्चे कि ये किसका है? ये अशोक के फूल नाम के चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए बच्चे, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है वो प्रोफेसर जी सतीश रेड्डी जी ने लिखा है और इसमें आपको मात्र एक शब्द ध्यान रखना है, वो है भाषा। वो है भाषा। आपको भाषा अगर कहीं भी किसी भी पैरा में लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा बच्चे कि यह भाषा और आधुनिकता नाम की चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता, इसके लेखक प्रोफेसर जी सतीश रेड्डी जी हैं। अब इसे कैसे याद रखें, भाषा और आधुनिकता? तो भाई बताइएगा, आप भाषा को आधुनिक बनाने के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? आप भाषा और को आधुनिक बनाने के लिए क्या आप रेडी हैं? सॉरी बच्चे, तो आप भाषा को आधुनिक बनाने के लिए आप लोग रेडी हैं? तो प्रोफेसर जी सतीश रेड्डी, इसमें आपको अगर शब्द भाषा मिल जाए तो आप समझ जाइए बच्चे कि ये भाषा यानी और आधुनिकता नाम के चैप्टर से लिया गया है। लास्ट है हम और हमारा आदर्श, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। अब बच्चे आप ध्यान रखिएगा, आपके 99% एक पैरा जरूर आ जाएगा किससे? एक भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर से और एक राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से। इनमें से जरूर आपका एक ना एक फंस जाएगा। यानी कि आपके ये 4 चैप्टर में मात्र 2 चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, भाषा और आधुनिकता और राष्ट्र का स्वरूप। अब हम बच्चे इनको देखेंगे कि किस प्रकार से आंसर दिए जाते हैं। ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, कुछ प्रकार से आंसर दिए जाते हैं। तो आप बच्चे देखिएगा कि किस प्रकार से आंसर दिए जाते हैं। एक एक पैरा को हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आंसर दिए जाते हैं, कैसे आंसर दिए जाते हैं। अब देखिएगा बच्चे, ये आपके सामने एक पैरा आ रहा है, ये आपके सामने एक पैरा है। अब देखिएगा बच्चे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपसे पूछा जाएगा इसका संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना आता है और कैसे लिखा जाता है, तो अब हम आपको एक सीख देते हैं कि कैसे लिखा जाएगा संदर्भ। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको संदर्भ लिखना हो तो आप उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी? तो हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब आपका जो भी चैप्टर का नाम हो वो यहां लिखेंगे। आप जो भी चैप्टर का नाम हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक ऐसे करके, और जो होंगे वो लिखेंगे जी हैं। तो आप बच्चे ऐसे करके आप संदर्भ लिखिएगा। हर मतलब यहां पे आपको उस पाठ का नाम लिखना है जिससे गद्यांश आया है, और आया है कैसे पहचानेंगे, तो अभी हमने आपको ट्रिक दी है, वो आपको शब्द ढूंढने होंगे, आप पहचान जाएंगे। अब इस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, बस इतना ही पूछा जाता है। अगर वो बच्चे आपसे ऐसे नहीं पूछेगा तो आपसे वो पूछ लेगा कि बताइए भाई, इसके डायरेक्ट पूछेगा कि इसके पाठ का शीर्षक क्या है और इसके लेखक कौन से हैं। तो आपको गद्यांश, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे गद्यांश, वो गद्यांश का संदर्भ आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना होता है आपको बच्चे समझ में आ गया होगा कि गद्यांश का संदर्भ में आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पार्ट ये कौन सा किस चैप्टर से लिया गया है, और दूसरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें के लेखक कौन हैं। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी होती है, तो समझिए बच्चे, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी होती है। तो आप कहीं पे यहां पे क्या होगा कि आपके पास कहीं भी एक अंडरलाइन कर दी जाएगी, इस पैरा में कहीं पे ऐसे करके अंडरलाइन कर दी जाएगी और कहेगा इस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब कैसे आपको व्याख्या करनी है बच्चे, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे व्याख्या करनी है। जैसे उन्होंने यही दे दिया कि स्वीकार करता है यहां से लेके और यहां तक है कि आप इस रेखांकित जो अंश है इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं बच्चे, क्योंकि अब इतना समय है ही नहीं।
तो कैसे करना होगा, तो आपको सीधे यहां पे लिखना होगा कि एक बात यहां पे लिखनी होगी कि क्या बात होगी, एक आपको लिखना होगा कि स्वीकार करता हूं। अब यहां पे आपको लिखना होगा कि लेखक कहता है कि, आपको एक शब्द जोड़ना होगा कि लेखक कहता है कि, या फिर ऐसे नहीं, आपको लेखक का नाम पता चल गया, जैसे कि आपको पता चल गया कि ये जो है इसमें मातृभूमि शब्द दिया हुआ है। देखो बच्चे, आप इसमें मातृभूमि शब्द दिया होगा और हमने कहा था मातृभूमि शब्द किस पे मिलेगा, तो राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से। तो ये राष्ट्र के स्वरूप वाले से दिया गया है और राष्ट्र के स्वरूप को लिखा किसने है, तो आप समझ गए होंगे, अच्छा राष्ट्र के स्वरूप को बदलने के लिए वासुदेव की शरण गए थे, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। आपको यहीं समझ में आ गया, ये कहां आपको पाठ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं समझ जाएंगे कि ये चैप्टर राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो आप यहां पे क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करेंगे, तो आपको करना ये होगा कि आप बस एक लाइन और इसमें ऐड कर देंगे, इसी में आप एक लाइन ऐड कर देंगे। कौन सी लाइन, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार क्या लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार। बस बच्चे आप इतना ऐड करना और यहां से लेकर यहां तक पूरा ज्यों का त्यों ही लिख देना। अगर आप ऐसा भी कर देते हैं तो आपके 2 नंबर इसमें लगभग पक्के ही हो जाते हैं। अब बच्चे आप इसमें बाकायदा पढ़ के या फिर और अन्य अनुसार भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी कर देंगे तब भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल होते हैं, एक संदर्भ लिखना और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो आप बच्चे 2 चीजें सीख गए होंगे, एक रेखांकित अंश की व्याख्या करना, ऊपर से संदर्भ लिखना। आप संदर्भ हमेशा वैसे ही लिखिएंगे जैसा आपको आता है। अब संदर्भ के लिए आपको जरूरी होता है कि चैप्टर पहचानना, कौन से चैप्टर से लिया गया है ये, फिर उसके बाद उस चैप्टर के राइटर नाम। तो हमने आपको ट्रिक से चैप्टर पहचानना सिखाया है और ट्रिक से ही हमने बताया है कि राइटर का नाम आप कैसे याद करेंगे। क्या आप इतनी अच्छी बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखिए आप हमारे कुछ 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं तो हम उनकी ही बात करेंगे। कौन कौन से 2 चैप्टर हैं, एक राष्ट्र का स्वरूप, इससे जरूर बच्चे आएगा, या इससे नहीं आया तो आप भाषा और आधुनिकता। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और भाषा आधुनिकता। हम भाषा को आधुनिक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो सतीश रेड्डी जी का है। अब देखिएगा बच्चे, आप इन्हीं से तैयारी कीजिएगा, हम भी इन्हीं पे आपको तैयारी करवाएंगे। तो अब हम इन्हीं को देखेंगे। अब हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, हम देखेंगे। अब देखिए बच्चे, ये जो आपका है रमणीयता और नित्य नूतन अन्य, ये जो आपका ये देख रहे हैं बच्चे, ये आपका पूरा का पूरा एक वाक्य दिया गया है, बस गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश पे आधारित हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं बच्चे, कैसे कैसे ये लोग उत्तर देते हैं, तो आप हम दिखाएंगे और आप भी उसी प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए बच्चे, ये जो आपको चैप्टर दिख रहा हो, एक गद्यांश दिख रहा होगा, तो आपको ये गद्यांश आप क्या करेंगे, आप बार बार इसे एक बार तो कम से कम आप इसे देख लीजिएगा कि कैसे कैसे इसमें चीजें दी हैं। अगर इतना समय ना हो तो आप बच्चे अपना मेन की पॉइंट देखेगा। अब यहां पे देखिएगा बच्चे, ये की पॉइंट आपको मिला, क्या इसमें आपको भाषा मिली? अगर आपको इसमें भाषा मिल गई तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा ये कौन सा चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर है। अब भाषा और आधुनिकता वाला चैप्टर है तो इसके राइटर कौन है, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि अच्छा भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हम एकदम रेडी हैं, यानी कि जी सतीश रेड्डी जी, यानी कि रेड्डी जी इसके लेखक हैं। अब आपको बच्चे अब देखिएगा इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं। तो आपको भाषा देखते ही समझ में आ गया, ये भाषा और आधुनिकता नाम के चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो आपने पता था कि भाषा को आधुनिक बनाने के लिए आप लोग रेडी हैं, तो जी सतीश रेड्डी जी, आप इसके राइटर समझ गए होंगे। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए प्रस्तुत गद्यांश भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, तो जी सुंदर रेड्डी जी इसके लेखक हैं। अब देखिए लेखक के अनुसार किसके अभाव में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, लेखक के अनुसार किसके अभाव में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। अब बच्चे आपको ऐसे क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन आप सीख गए होंगे, एक जिसमें पूछा जाता है संदर्भ लिखना या फिर पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है
आप जिसमें आपसे पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे करनी है। अब बच्चे बात करें तो आपसे तीसरा क्वेश्चन इसी पे आधारित पूछा जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे, उसी क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चे, आपसे जैसे कि यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के अनुसार किसके अभाव में कोई वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इसमें एक मेन शब्द छाटेंगे, महत्वपूर्ण। आप देखिए बच्चे, किस पर लेखक ने बात की है, तो आप तुरंत पैरा पे आ जाएंगे। अब पैरा देखिएगा, अब आप यहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आपको पढ़े या ना पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस पैरा में अब महत्वपूर्ण शब्द ढूंढेंगे, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण शब्द महत्वपूर्ण ही है। अब देखिएगा, किसकी महत्वपूर्ण की बात उन्होंने कही है, लेखक के अनुसार किसके अभाव में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। अब देखिए, सुंदरता के बिना कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती, इन्होंने ये बात की है। सुंदरता के बिना कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती, हो सकती, और ना ही उसे मौलिकता की मान्यता मिल सकती है, क्योंकि जो वस्तु सुंदर होगी वह नवीन भी होगी, उसमें सुंदरता भी रहेगी। अब यह शब्द आपको इस पैरा से ढूंढना होता है कि आपको कहां मिलेगा। अब उसमें आप देखेंगे, अब देखिए, किसी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है, किसी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है। अब आप इसमें एक चुनिंदा शब्द ढूंढेंगे, जिसमें मौलिकता, आपको ये शब्द मिला। अब आप मौलिकता इसमें ढूंढेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसमें मौलिकता ढूंढेंगे। अब जहां भी आपको मौलिकता मिलेगा, जहां भी आपको मौलिकता मिलेगा या मौलिक उपलब्धि मिलेगी, तो देखिएगा, नित्य नूतनता किसी भी सृजन मौलिक उपलब्धि का प्रमाणित सूचित करता है, उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती है। ऐसे करके आपको जहां भी मिलेगा ये। अब देखिए, किसी भी लेखक का रचनाकार की रचना के लिए मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण उसकी रचना में व्याप्त नवीनता है, क्योंकि रचना में व्याप्त नवीनता के कारण ही समाज उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। अब देखिए बच्चे, हम नया चैप्टर, एक नया पैरा की बात करते हैं, तो आप उसमें कैसे जाएंगे। हाँ, बस 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 थोड़े नीचे कीजिएगा। अब देखिए, भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर ही चल रहा है। हम एक पैरा आपको भाषा और आधुनिकता समझाया, और एक पैरा हम कोशिश करेंगे इसका समझाने के लिए। हाँ, अब हम देखेंगे, इस पे हम बात करेंगे। एक मिनट रुकिएगा बच्चे, एक सेकंड रुकिएगा बच्चे। अब देखिएगा, जैसे ये एक पैरा हुआ, ये एक पैरा आपके सामने आ रहा है, ये देखिएगा पैरा बच्चे, ये है। अब देखिएगा, जन किसी के पीछे छोड़कर राष्ट्र। अब बच्चे आपको शब्द मिला राष्ट्र। अब राष्ट्र शब्द से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्र शब्द आपको देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए, ये राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से लिया गया है। और अगर ये राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसके लेखक कौन होंगे, तो राष्ट्र का स्वरूप बदलने के लिए आप किसके पास गए थे, तो वासुदेव शरण जी के पास गए थे। तो इसके लेखक आपको समझ में आ होंगे कि राष्ट्र दिया है, तो इसके राइटर कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो वहां से आप एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि इसके लेखक राइटर कौन है। अब देखिएगा बच्चे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आप स्वयं रखिए कि आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, या फिर क्वेश्चन दिया जाएगा लेखक और शीर्षक के नाम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने की कोई बड़ी बात नहीं है, आपको राइटर का नाम पता चल जाएगा। तो अगर आपको राइटर का नाम पता चल गया, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार, या लेखक कहते हैं कि ऐसे करके डैश करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बच्चे, अब हम लोग बात करते हैं इसकी। आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे देंगे, और इसके बाद आपसे एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इस पे आधारित पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, तो देखिएगा बच्चे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, जन का प्रवाह किस तरह होता है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या के लिए आपने बताया बच्चे, आप जैसा का ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, तभी आपका काम चल जाएगा। अगर आप ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहते हैं और कुछ और अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, तो बच्चे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको पर्यायवाची याद है किसी शब्द के, तो उस शब्द को ना लिख के उसके लिए आप पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, जिससे कि आप की लेखन शैली का और भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि बच्चे देखिएगा, आप यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जन का प्रभाव किस तरह होता है। तो देखिएगा,
किसी जन के पीछे छोड़कर राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग में हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ होगा। तो अब देखिए इन्होंने कैसे क्वेश्चन दिया है, तो जन का प्रभाव अत्यंत अनंत होता है क्योंकि उनका जीवन नदी के प्रभाव की तरह गतिशील होता रहता है। साथ ही वे अपने कार्य एवं श्रम के माध्यम से प्रगति व उन्नति के अनेक पड़ावों का निर्माण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन के आंसर देना थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि सूर्य, देखिए अब सूर्य और रश्मियों का क्या प्रभाव पता है। तो आप अगर इसमें देखिएगा, जैसे कि यह क्वेश्चन है आपके सामने, रेखांकित अंश का व्याख्या और ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं और तीन क्वेश्चन होंगे, तीन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, इसी पैरा पर आधारित होंगे। तो आप उनका मेन शब्द छाटिएगा, मेन शब्द छाट के उस पैरा में छाटिएगा। अगर पैरा में वो आपको मेन शब्द मिल जाए तो उसका पूरा वाक्य आप नोट करेंगे, पूरा वाक्य, और उसके आगे लगा देंगे लेखक के अनुसार, या फिर आप राइटर का नाम जानते हैं तो उस राइटर का नाम डाल के कर देंगे इस राइटर के अनुसार। जैसे आपको आया वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि अब देखिए बच्चे आपकी लाइन भी बढ़ गई। अगर आपको आ गया वासुदेव, आपको आप कुछ लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है, तो आपने लिख दिया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि, अब देखिए बच्चे आपकी इतनी लाइन बढ़ गई और इसके नीचे आप वही जो आपने लाइन ढूंढी है वो आप ऐड कर लेंगे और आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन लगभग ऐसे आएंगे और 2 क्वेश्चन आपके वैसे आएंगे। तो 3 2 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर 3 2 5 क्वेश्चन बच्चे आपने कर लिए तो आपके 5 इंटू 2 यानी कि 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब आप बच्चे आपको क्या करना है, आप 2 चैप्टरों पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, 2 चैप्टर मात्र, एक भाषा और आधुनिकता वाला और दूसरा चैप्टर जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप वाला। इन्हीं 2 से आने की संभावना 99% है बच्चे, इन्हीं 2 से कोई ना कोई पैरा जरूर आ जाएगा। तो आप बच्चे 10-15 मिनट देके उन पैरा को एक बार देखिएगा और उनमें क्वेश्चन देने का तरीका उनका ढूंढिएगा कि कैसे वो लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे बच्चे। तो आज के लिए हम बच्चे इतने रखते हैं। हाँ, हमने सोचा था बच्चे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइव क्लास लेंगे। तो कल किन्हीं कारणों बस बच्चे लाइव क्लास नहीं हो पाई, तो क्षमा चाहते हैं बच्चे आपसे, कुछ दिन हम अपसेट भी रहे हैं। तो अब आपकी क्लास प्रॉपर होंगी और लाइव क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि बच्चे यहां से आपके क्वेश्चन आप क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे ये स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो यहां से दिक्कत हो सकती है बच्चे कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हम आपको क्या समझाने हैं, थोड़ा बहुत अस्पष्ट रहता है। अब लाइव होंगे तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, तो हम आपको वैसे ही आंसर दे सकते हैं। तो बच्चे आप देखिएगा कुछ क्लास का शेड्यूल भी है जो आपकी लाइव क्लास आपको शाम को मिल जाएगी, और ऐसे ही हाई स्कूल वालों के लिए भी हाई स्कूल की एक लाइव क्लास होगी, उनके सोशल साइंस की भी एक लाइव क्लास होगी और चलेगी, और उनकी हिंदी की भी एक लाइव क्लास चलेगी। ये बच्चे 12th के लिए है। तो आप आपके आज के लिए इतने बच्चे रखते हैं, शाम को आपको फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।